एक नगर में धनीराम नाम का एक व्यापारी रहा करता था। व्यापारी के 3 बेटे थे, किशन, रमन और माधव। समय के साथ व्यापारी बूढ़ा हो चला। उसने सोचा कि क्यों ना बेटे को व्यापार सौंप दिया जाए ताकि वृद्धावस्था में आराम मिले। व्यापारी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वह किस बेटे को अपना व्यापार सौंपे। सोच विचार कर व्यापारी ने एक निर्णय लिया। एक दिन उसने अपने तीनों बेटे को बुलाया। उसने बेटों से कहा, बेटा, मैं तुम तीनों को 4 रुपए देता हूँ। इसे संभाल कर रखना। जब मैं तीर्थ यात्रा से लौट कर आऊंगा तब मुझे ये रुपए वापस चाहिए। हाँ जी पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम इन पैसों को संभाल कर रखेंगे। आप निश्चित होकर यात्रा पर जाइए। इस प्रकार व्यापारी बेटों को 4 रुपए देकर स्वयं तीर्थ यात्रा पर निकल गया। उसके बेटे किशन, रमन और माधव को बहुत अजीब लगा कि उनके पिता इतने धनवान हैं, फिर भी जाते समय केवल इन 4 रुपयों की जिम्मेदारी देकर गए हैं। पिताजी की बातें समझ नहीं आती। इतने धनवान होकर भी वो जाते समय हमें 4 रुपए देकर गए हैं। क्या वो हमें अभी भी बालक समझते हैं? वैसे भी इन 4 रुपए से कुछ नहीं होगा। हाँ। तभी किशन का मित्र दौड़ता हुआ उसके पास आया। वह काफी खुश नजर आ रहा था। अरे भाई, गांव में बहुत बड़ा मेला लगा है। चलो मेला देख कर आते हैं। सुना है वहाँ बहुत सी मिठाइयाँ भी मिलेगी। चलो घूम कर आते हैं। हाँ, क्या कहते हो? हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। चलो मेला देखने चलते हैं। थोड़ा बहुत मनोरंजन भी आवश्यक है। हम वहाँ चलकर मिठाइयाँ भी खाएंगे। इस तरह अपने मित्र के कहने पर किशन मेला देखने चला जाता है, लेकिन मेले में किशन के 4 रुपए खर्च हो जाते हैं। वह मेले से घर वापस आता है। अरे, पिताजी ने जो रुपए दिए थे वो तो मैंने मेले में खर्च कर दिए। अब जब पिताजी लौटेंगे तब मैं उन्हें कहाँ से 4 रुपए ला कर दूंगा। किशन ये सोचकर परेशान हो रहा था। वहीं व्यापारी का दूसरा बेटा रमन भी 4 रुपयों के बारे में सोच रहा होता है। पिताजी ने ये सिक्के वापस मांगे हैं, मैं इन्हें संभाल कर रख देता हूँ। शायद ये कुछ काम आ जाए। वैसे भी पिताजी इतने दिनों बाद लौटेंगे, शायद वो इन रुपए के बारे में भूल चुके होंगे। हाँ। इस तरह रमन उन सिक्कों को लापरवाही से कहीं पर रख देता है, पर बाद में वह भूल जाता है कि उसने रुपए कहाँ रखे हैं। वहीं व्यापारी का छोटा बेटा माधव सबसे ज्यादा होशियार होता है। वो सोचता है कि पिताजी 4 देकर गए हैं, इसके पीछे जरूर कोई रहस्य छिपा होगा। पिताजी 4 रुपए देकर गए हैं। क्यों ना मैं इन पैसों से यात्रा करूं, जिससे मुझे बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। और जब पिताजी लौट कर आएंगे तब मैं उन्हें अपनी यात्रा की कहानी सुनाऊंगा। हाँ, मैं यही करता हूँ। इस तरह माधव यात्रा पर निकल जाता है। वह घने जंगलों में जाता है। एक दिन की बात है, उस घने जंगल में एक कुटिया दिखाई देती है। अरे, इतने घने जंगल में ये कौन है जो घर बना कर रहता है? क्या इन्हें जंगली जानवरों से डर नहीं लगता? पता तो अवश्य लगाना चाहिए कि यहाँ कौन रहता है। हाँ। जंगल के बीचों बीच जो कुटिया बनी होती है, उस कुटिया में एक ठग अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ रहा करता था। जंगल में आने जाने वाले राहगीरों को लूटना उनका मुख्य काम था। कोई राहगीर आ रहा है? तुम यही बैठो, मैं अभी उसे बहला कर लाता हूँ। मैं उसे अपने मीठी मीठी बातों में फंसा लूंगा और फिर उसके पास जो भी धन है हम सब कुछ लूट लेंगे। नहीं पिताजी, इस बार मुझे जाने दीजिए। मैं उसे बहला कर यहाँ तक ले आऊंगी, उसके बाद हम उससे सारा धन ले लेंगे। ठग की बेटी कुटिया से बाहर आती है। वह देखती है कि राहगीर माधव आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठग की बेटी जमीन पर गिर जाती है और मदद के लिए पुकारने लगती है। कोई मेरी सहायता करो, मैं घायल हो गई हूँ, मेरी सहायता करो, मुझे मेरी कुटिया तक पहुँचने में सहायता करो।
स्त्री की पुकार सुनकर माधव उसके पास आता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। तुम्हें क्या हुआ है? कहीं तुम पर किसी जंगली जानवर ने तो हमला नहीं कर दिया? चलो, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। बताओ, तुम कहाँ रहती हो? ठग की बेटी अपनी कुटिया और इशारा करती है। माधव उसे सहारा देकर कुटिया के अंदर ले जाता है। माधव को अंदर आता हुआ देखकर ठग को बहुत खुशी होती है। हाँ, देखा मेरी बेटी कितनी कलाकार है, बिल्कुल मुझ पर गई है। आखिरकार उस राहगीर को यहाँ तक लाने में सफल हो ही गई। ठग की पत्नी दूसरे विचारों वाली होती है। उसे ये कार्य बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वह अपने पति और बेटी को इस तरह से काम करने के लिए रोकती रहती है। अरे, इस प्रकार राहगीरों को लूटने से आपको क्या मिलता है? उसे छोड़ दो, वह निर्दोष है। चलो, हम किसी गांव में चलते हैं, मेहनत करके वही गुजारा करेंगे। ओए, तुम चुप रहो। जो कार्य तुमसे कहा गया है उसे करो। याद है ना उसके भोजन में तुम्हें क्या मिलाना है? हाँ। ठग की बातें सुनकर उसकी पत्नी चुप हो जाती है। ठग अपनी पत्नी को एक पुड़िया देता है ताकि वह राहगीर को भोजन में उसे मिला सके। तभी माधव और ठग की बेटी कुटिया के अंदर पहुंचते हैं। देखिए ना, मुझे चोट लग गई थी, लेकिन इन्होंने मेरी बहुत सहायता की। ये बहुत अच्छे हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तुमने हमारी बेटी की सहायता की। आज रात्रि को तुम्हें यही रुकना होगा। मेरी पत्नी बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती है। भोजन करके ही जाना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपको अवश्य भोजन कराऊंगी। ठग और उसकी पत्नी के कहने पर माधव उस रात के लिए वहीं पर रुक जाता है। ठग की पत्नी माधव को भोजन खाने के लिए देती है। माधव बहुत खुशी से भोजन करता है। हाँ, भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। सचमुच बहुत दिनों के बाद ऐसा भोजन खाने को मिला है। हाँ, बहुत अच्छा है। लेकिन भोजन खाते ही माधव बेहोश हो जाता है और उसके गिरते ही ठग वहां आ जाता है। अरे वाह, इस बार तो पुड़िया ने बहुत ही जल्दी असर किया। भोजन खाते ही बेचारा गिर गया। ठग माधव की पोटली उठाता है। उस पोटली में केवल 4 रुपए होते हैं। हाँ? अरे ये किस प्रकार का राहगीर है जो केवल 4 रुपए लेकर चलता है? कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ? झल्लाता हुआ ठग रुपए वहीं फेंक कर वहां से जाने लगता है। तभी ठग की बेटी उसे रोक लेती है। पिताजी, हमें इस राहगीर को यहाँ से कहीं दूर ले जाना होगा। अगर ये उठ गया तो निश्चित ही ये हमारी सच्चाई सबको बता देगा। ठग और उसका परिवार माधव को कुटिया से दूर घने जंगलों में फेंक देते हैं। लेकिन ठग की पत्नी बहुत बुद्धिमान होती है। उसने पहले ही 4 रुपए माधव की पोटली में वापस रख दिए होते हैं। अरे, मैं ये कहाँ गया? मैं तो उस कुटिया में था। उन्होंने मुझे इतने प्रेम से भोजन कराया था, लेकिन फिर मेरे रुपए कहाँ गए? कहीं मैंने पिताजी के द्वारा दिए गए रुपए खो तो नहीं दिए? कहाँ गए मेरे पैसे? तभी माधव की नजर पोटली पर पड़ती है। वो देखता है कि पोटली उसके पास है। उस पोटली में 4 रुपए होते हैं। माधव रुपए को देखकर खुश होता है। उस पोटली में एक पत्र होता है। माधव पत्र निकाल कर पढ़ता है। तुम एक भले पुरुष हो, इसलिए इन ठगों के जंजालों से तुम्हें मुक्ति मिली। तुम्हारी जान बचाने में इन 4 रुपयों का सहयोग है, इसलिए इन्हें तुम्हारी पोटली में वापस रख रही हूँ। पहले ईश्वर का धन्यवाद और फिर पिताजी का धन्यवाद। अगर मेरे पास बहुत अधिक धन होता तो निश्चित ही आज मैं मारा जाता। और उस स्त्री का भी धन्यवाद जिसने मुझे ये रुपए वापस कर दिए। हाँ। अपनी जान बचाते हुए माधव एक नगर में पहुंचता है। वह एक पेड़ की छाया में बैठा होता है। उसे कुछ आवाज आती है। वह ध्यान से सुनने की कोशिश करता है। वह देखता है कि घर के अंदर एक पति पत्नी बात कर रहे हैं। अरे, क्या तुम्हें पता है हमारे नगर की राजकुमारी को क्या हुआ है? न जाने कितने सालों से वो सोई हुई है।
राजा उसे लेकर बहुत परेशान रहते हैं। वो उठती ही नहीं है। हाँ। अरे तुम क्या जानो, राजकुमारी के ऊपर एक जादूगरनी का साया है, इस कारण राजकुमारी बदहवास रहती है। और ये तुम्हें किसने बताया? तुम कैसे इतना सब कुछ जानती हो राजकुमारी के बारे में? हाँ। मैं जब छोटी थी तब अपनी माँ के साथ राजमहल जाया करती थी। राजकुमारी की उम्र लगभग 15 वर्ष रही होगी जब उन्हें एक जादूगरनी उठा कर ले गई थी। तो क्या जादूगरनी ने राजकुमारी को वापस भेज दिया? उसने राजकुमारी की हत्या क्यों नहीं की? हाँ। राजा को बहुत मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर उन्हें राजकुमारी वापस मिली, लेकिन इस अवस्था में कि वह हर समय सोई रहती है। तो क्या राजकुमारी के ठीक होने का कोई उपाय है? राजा वो उपाय क्यों नहीं कर लेते ताकि उनकी बेटी ठीक हो जाए? उपाय तो है, लेकिन वह उपाय करेगा कौन? राजकुमारी के लिए उड़ती चिड़िया पकड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। अरे तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे स्पष्ट रूप से इस रहस्य के बारे में बताओ। हाँ। दरअसल राजकुमारी को ठीक करने के लिए लाल तोते के पंखों की जरूरत होगी और काली पहाड़ी की मिट्टी। अगर ये दो वस्तुएं मिल जाए तो राजकुमारी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो क्या हम ये कार्य नहीं कर सकते? चलो हम ही राजकुमारी को ठीक कर देते हैं। ये दोनों कार्य करके राजा बहुत प्रसन्न होंगे। वो हमें बहुत इनाम भी देंगे। हाँ। नहीं, उस काली पहाड़ी पर जाना आसान नहीं है। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। हम जहाँ हैं वहीं खुश हैं। अपनी जान जोखिम में डालना आवश्यक नहीं है। पति पत्नी की बातें सुनकर माधव सोचता है कि क्यों ना राजकुमारी को स्वस्थ कर दिया जाए। बदले में राजा अच्छा इनाम देंगे और जब वह इनाम लेकर घर जाएगा तो पिताजी बहुत खुश होंगे। क्यों ना मैं इन उपायों को करके राजकुमारी को ठीक कर दूं। राजा बहुत प्रसन्न होंगे और वो मुझे बहुत इनाम देंगे। हाँ, मैं यही करता हूँ। इस तरह से माधव राजकुमारी को ठीक करने की योजना बनाता है। वह एक नगर में पहुंचता है जहां पर बाजार लगा होता है। बाजार में एक व्यक्ति एक बहुत ही सुंदर तोता बेच रहा होता है। कहीं ये वही लाल तोता तो नहीं जिससे राजकुमारी ठीक होगी? क्यों ना मैं इसे सबसे पहले खरीद लूं। तोता ले लो, तोता सुंदर तोता, प्यारा तोता, तोता ले लो। भाई मुझे ये तोता दे दो। ये कितने का है? अरे ये तोता बहुत महंगा है, इसे तुम नहीं खरीद सकते। चलो जाओ, ये तो किसी राजा या सेठ के पास ही जाएगा। हाँ। अरे नहीं भाई, मुझे ये तोता चाहिए। बताओ इसका मूल्य क्या है? अरे इस तोते का मूल्य 4 रुपए है। बताओ, है तुम्हारे पास 4 रुपए? नहीं होंगे क्योंकि ये तोता बहुत महंगा है। चलो जाओ यहाँ से, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। हाँ, जाओ यहाँ से। अगर मैंने इस तोते को खरीद लिया तो मेरे पास सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, लेकिन दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक है भाई, इस तोते को खरीदने को मैं तैयार हूँ। अच्छा, तो लाओ 4 रुपए दो और ये तोता ले लो। हाँ। माधव तोते को खरीद लेता है। वह उसे हमेशा अपने पास रखता है। उस तोते का नाम माधव ने मिट्ठू रखा। मिट्टू, तुम मेरे सबसे प्यारे दोस्त हो, लेकिन तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। हम दोनों मिलकर राजकुमारी को ठीक करेंगे। हाँ। हाँ, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा। बताओ क्या बात है मित्र? क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, सचमुच तुम्हारी आवाज कितनी मीठी है। हाँ, जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं उनसे अवश्य बात करता हूँ, और तुम भी तो मुझसे प्रेम करते हो, इसलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हाँ मित्र, अब हमें काली पहाड़ी जाकर वहाँ से मिट्टी लेकर आना होगा ताकि राजकुमारी को स्वस्थ किया जा सके। माधव का अगला लक्ष्य होता है काली पहाड़ी से मिट्टी लेकर आना। माधव गांव के एक व्यक्ति से काली पहाड़ी का रास्ता पूछता है। भाई, क्या तुम्हें पता है काली पहाड़ी का रास्ता किस ओर से जाता है? मुझे वहाँ पर जाना है, कुछ आवश्यक कार्य है। अरे भाई, ये तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो?
आज तक उस रास्ते से कोई बचकर नहीं आया और तुम वहाँ का पता पूछ रहे हो? नहीं भाई नहीं, मैं तुम्हें वहाँ का पता नहीं बता सकता। हाँ, नहीं बता सकता। कमाल की बात है, ये लोग काली पहाड़ी के नाम से ऐसे क्यों डर रहे हैं? मानो वहाँ पर कोई जादूगर रहता हो। अब हम क्या करेंगे मित्र, यहाँ तो कोई भी काली पहाड़ी का रास्ता नहीं बताना चाहता। हम कोई ना कोई रास्ता अवश्य खोज लेंगे। तुम चिंता मत करो मित्र। मिट्टू और माधव आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें एक साधु दिखाई देते हैं जो कि पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। प्रणाम साधु महात्मा। खुश रहो बेटा, कहो कहो मेरे पास कैसे आए? क्या तुम्हें कोई आवश्यक कार्य है? साधु महात्मा, इस नगर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमें काली पहाड़ी का रास्ता बताए। कृपया करके आप ही हमें काली पहाड़ी का रास्ता बताइए महाराज। हाँ, लेकिन बेटा तुम काली पहाड़ी पर क्यों जाना चाहते हो? वहाँ पर जाना तो बिल्कुल उचित नहीं है। जो कोई भी वहाँ पर जाता है उसका लौटना असंभव होता है, असंभव। साधु महात्मा, नगर की राजकुमारी बहुत बीमार है। ठीक करने के लिए काली पहाड़ी की मिट्टी की आवश्यकता है, इसलिए मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ महाराज। ठीक है बेटा, तुम यहाँ से पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ो। आगे चलकर तुम्हें काली पहाड़ी अवश्य मिलेगी, लेकिन रास्ते में आने वाली समस्याओं से जूझने के लिए तैयार है ना? तुम्हें बहुत से प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। सूझबूझ से काम लेना बेटा। हाँ। माधव और मिट्टू दोनों साधु महात्मा से आज्ञा लेकर पूर्व दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक बोलता हुआ पेड़ दिखाई देता है। अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? इस ओर का रास्ता सुरक्षित नहीं है। अरे भाई, क्या तुम बोल सकते हो? मैं अपने जीवन में पेड़ को बोलते हुए पहली बार सुना हूँ, लेकिन तुम मुझे यहाँ से जाने से क्यों रोक रहे हो? देखो, आगे एक बहुत बड़ा जादूगर रहता है। उसके जादू से बचना आसान नहीं होगा। उसने मुझे श्रापित पेड़ के रूप में बदल दिया और ना जाने मैं कब से अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हाँ। तुम्हारी मुक्ति का मार्ग क्या है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा मित्र। पेड़ माधव को एक योजना बताता है जिससे जादूगर को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, जैसा तुमने बताया मैं वैसा ही करूंगा। तुम्हें उस जादूगर को समाप्त करना होगा। अगर तुम ऐसा करने में सफल रहे तो मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। हाँ। हाँ ठीक है, मैं उस जादूगर को खत्म करके तुम्हें श्राप से मुक्ति दिलवाऊंगा दोस्त। ये लो, मेरे पेड़ से जो जादुई पत्ते गिरे हैं, ये जादूगर को मारने में तुम्हारी सहायता करेंगे। माधव और मिट्टू पेड़ से गिरे हुए पत्ते उठाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी भयंकर अंधेरा छाने लगता है। ये क्या हो रहा है मित्र? दिन में इतना अंधेरा क्यों छा रहा है? इस प्रकार अंधेरे के संकेत हमें गहरी मुसीबत में डाल सकते हैं। तुम चिंता मत करो, ये देखो जादू पत्ती चमक रही है। इन पत्तियों की सहायता से हमें आगे बढ़ना चाहिए। माधव देखता है कि जादुई पत्तियां चमक रही हैं और उनसे हल्की हल्की रोशनी मिल रही है। इस रोशनी के सहारे वह आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक एक जादूगर माधव के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तुम कौन हो और इस प्रकार से मेरे सामने कैसे आ गए? हा 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 हा, मैं जादूगर हूँ। आज तक मैंने किसी मनुष्य को आगे बढ़ने नहीं दिया। मुझे पता है तुम किस उद्देश्य से आए हो, इसलिए अब मैं तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दूंगा। देखो दुष्ट जादूगर, तुमने बहुत लोगों को तंग किया है। आज मैं तुम्हारा अंत करने आया हूँ। तुमने एक हरे भरे पेड़ को श्रापित कर दिया। तुम्हारा अंत होगा और तब जाकर वो पेड़ श्राप से मुक्त होगा। हाँ। तो तुम्हें उस श्रापित पेड़ ने भेजा है। लगता है पेड़ भूल गया कि मैं कौन हूँ। मैं वही हूँ जिसने बरसों पहले राजकुमारी का अपहरण किया था
और जब उस पेड़ ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की थी तब मैंने उसके ऊपर अपना जादू कर दिया था। हाँ। लेकिन तुमने राजकुमारी का अपहरण क्यों किया था? आखिर उस नन्ही राजकुमारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इसकी वजह है नगर का दुष्ट राजा। मैंने उसे कहा था कि वो पूरे जंगल को मेरे कब्जे कर दे, पर उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। इस कारण मैंने उसकी बेटी का अपहरण किया। नहीं, ये तुमने ठीक नहीं किया। जंगल किसी एक मनुष्य का नहीं होता, जंगल सभी प्राणियों का होता है। तुम यहाँ के राजा नहीं बन सकते। हाँ, अभी भी समय है मूर्ख। जाओ उस राजा को कह दो कि जंगल मेरे हवाले कर दे, उसकी बेटी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। हाँ। नहीं तो राजकुमारी की मृत्यु बहुत नजदीक है। अब समय आ गया है मित्र, हमें इसका अंत करना होगा। हाँ। माधव तलवार निकालता है। चारों तरफ हरियाली आ जाती है और वह श्रापित पेड़ भी हरा भरा हो जाता है। हमें उस पेड़ को धन्यवाद करना चाहिए जिसने हमें जादूगर को मारने का रास्ता बताया, और आखिरकार ये जंगल भी जादूगर के आतंक से मुक्त हो गया। हाँ। हाँ मित्र, अगर पेड़ ने हमें रास्ता नहीं दिखाया होता तो आज ये जादूगर हमें समाप्त कर देता। उस जादूगर को मारने के लिए तुम्हें एक जादुई तलवार की जरूरत होगी। वो जादुई तलवार मेरे पेड़ के जड़ों में छुपी हुई है, जिसे मैं आज तक संभाल कर रखा हूँ। हाँ। क्या सचमुच इस तलवार से जादूगर की शक्तियों को खत्म किया जा सकता है? हाँ, तुम मेरी जड़ों से वो जादुई तलवार निकाल लो और उसे अपने साथ रखो। साथ ही मैं तुम्हें अपने पेड़ की पत्तियां देता हूँ। ये पत्तियां आगे बढ़ने में तुम्हारी सहायता करेगी। माधव पेड़ की जड़ों से तलवार ले लेता है। लौटते समय हम पेड़ को धन्यवाद अवश्य करेंगे जिसने हमें ये जादुई तलवार दी, लेकिन उससे पहले हमें राजकुमारी के लिए काली पहाड़ी की मिट्टी ले लेनी चाहिए। दोस्त, तुम ठीक कह रहे हो मिट्टू, हमें जल्द से जल्द मिट्टी लेकर यहाँ से चलना चाहिए। माधव और मिट्टू आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर उन्हें काली पहाड़ी दिखाई देता है। माधव थोड़ी सी मिट्टी अपने पास रख लेता है और वह दोनों वापस लौटने लगते हैं। ये देखो मित्र, लगता है यही वो श्रापित पेड़ है। देखो ये कितना हरा भरा हो गया। हाँ सचमुच, अब हमें इसकी तलवार इसे दे देनी चाहिए। माधव तलवार लेकर पेड़ की जड़ों में रखना चाहता है। तभी पेड़ बोलता है, माधव, तुमने आज बहुत साहसिक कार्य किया है, इसलिए ये जादुई तलवार मैं तुम्हें इनाम के रूप में देता हूँ। इसे अपने पास रखो और जो तुम अपने कार्य में जरूर सफल होगे। जाओ। इस प्रकार माधव और मिट्टू जादुई तलवार लेकर जंगल से वापस आ जाते हैं। वे दोनों राजमहल पहुंचते हैं। मेरे पास राजकुमारी को ठीक करने के लिए उपाय है, कृपया मुझे अंदर जाने दो। हम ऐसे अपनी राजकुमारी से किसी को मिलने नहीं दे सकते। ये अवश्य जादूगर की कोई चाल हो सकती है। तुम चले जाओ यहाँ से, चलो जाओ। सैनिक माधव को अंदर नहीं जाने देते। तभी मिट्टू कहता है, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं अभी जाकर राजा को समाचार देता हूँ कि राजकुमारी को ठीक करने का उपाय मिल चुका है। मिट्टू उड़ता हुआ राजा के पास जाता है। प्रणाम महाराज, मैं और मेरा मित्र माधव कब से आपसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपके सैनिक हमें अंदर नहीं आने देते। हाँ, कहो तुम्हें क्या कार्य है, हमें बताओ। क्या तुम्हें किसी प्रकार की सहायता चाहिए? महाराज, हम सहायता लेने नहीं बल्कि सहायता देने आए हैं। महाराज, राजकुमारी को ठीक करने का उपाय लेकर आए हैं हम महाराज। राजा ये सुनते ही बहुत खुश हो जाते हैं। क्या सचमुच राजकुमारी ठीक हो सकती है? मंत्री, जल्दी से जाओ और उस व्यक्ति को अंदर लेकर आओ जो वो ये दावा करता है कि वो राजकुमारी को ठीक कर देगा। जाओ, उसे लेकर आओ। जी महाराज, मैं अभी जाता हूँ महाराज। मंत्री जल्दी से जाता है और माधव को अंदर लेकर आता है।
महाराज, ये माधव है। ये दावा करता है कि राजकुमारी इसकी चिकित्सा से ठीक हो सकती है। हाँ, देखो मेरी बेटी कितनी बीमार है। मैंने इसे ठीक करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन हर बार असफल रहा। आप चिंता मत कीजिए महाराज, इस बार हमारा प्रयास असफल नहीं होगा। राजकुमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी महाराज। तभी मिट्ठू माधव के कंधे पर आकर बैठ जाता है। माधव मिट्ठू से एक पंख लेता है और लाल पहाड़ी की मिट्टी निकालता है। वह उसकी एक औषधि बनाता है और उसे राजकुमारी को पिला देता है। राजकुमारी उठकर बैठ जाती है। मेरी बेटी तुम बिल्कुल स्वस्थ हो गई। क्या तुम बोल सकती हो? हमसे बात करो बेटी, हमसे बात करो। पिताजी, बिल्कुल स्वस्थ हो गई। अब मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। ये चमत्कार कैसे हुआ पिताजी? बेटी ये कार्य तो माधव और उसके दोस्त मिट्ठू ने किया है। सचमुच तुम दोनों बहुत बहादुर हो। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। कुछ समय बाद महाराज, अब हमें आज्ञा दीजिए, मैं अपने नगर वापस जाना चाहता हूँ। नहीं नहीं माधव, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हें एक प्रस्ताव दे सकता हूँ? आज्ञा दीजिए महाराज। माधव तुम बहुत साहसी और दयालु भी हो। मैं तुम्हारा विवाह राजकुमारी से करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो। नेकी और पुछ मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ महाराज। हाँ कह दो मित्र, जल्दी से हाँ कह दो। महाराज, मुझे राजकुमारी पसंद है महाराज। इस प्रकार माधव और राजकुमारी का विवाह हो जाता है। राजा माधव को नगर का नया राजा घोषित कर देते हैं। कुछ दिनों बाद व्यापारी तीर्थ यात्रा से लौटता है। किशन, रमन, कहाँ हो तुम? देखो मैं तीर्थ यात्रा से वापस लौट आया हूँ। कहाँ हो बेटे? किशन और रमन दोनों दरवाजे पर दुखी होकर बैठे होते हैं। पिताजी आप आ गए। हम बहुत देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे पिताजी। अरे तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो? और माधव कहाँ है? मैंने तुम्हें जो रुपए दिए थे वो तो तुम्हें याद है ना? पहले मुझे वो रुपए वापस करो, तभी मैं अंदर आऊंगा। पिताजी, वो 4 रुपए तो मैंने मेले में खर्च कर दिए। मुझे क्षमा कीजिए पिताजी, मैं आपके रुपयों को संभाल नहीं सका। अरे जो 4 रुपए को संभाल नहीं सका वो मेरा व्यापार क्या संभालेगा? रमन, तुमने तो रुपए संभाल कर रखे होंगे ना? लाओ वो रुपए मुझे वापस दो। पिताजी बहुत संभाल कर रखे थे, लेकिन वो अब मुझे दिखाई नहीं देते। न जाने वो कहाँ चले गए। अरे तुम बहुत लापरवाह हो। तुमने इतनी आसानी से 4 रुपए को खो दिए। तुम तो पूरा व्यापार बर्बाद कर दोगे। ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें नहीं दे सकता। पिताजी, तो क्या आप हमारी परीक्षा ले रहे थे? हाँ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। जो भी उन 4 रुपए को संभाल कर रखता या उसे बढ़ाने का प्रयास करता, मैं उसे अपना सारा व्यापार सौंप देता। लेकिन मेरे दोनों बेटे इस परीक्षा में फेल हो गए। अब मुझे ये बताओ, मेरा तीसरा बेटा माधव कहाँ है? मेरी सारी उम्मीद है अब केवल उससे ही है। पिताजी, माधव से मिलने के लिए आपको राजमहल जाना होगा, क्योंकि अब वो क्या माधव राजमहल में है? क्या राजा ने उसे दंड दे दिया या फिर वो राजमहल में जाकर नौकरी कर रहा है? बताओ मुझे। आप खुद ही चलकर देख लीजिए पिताजी कि माधव राजमहल में क्यों है। व्यापारी अपने बेटे रमन और किशन के साथ राजमहल पहुंचता है। वह देखता है कि राजा की गद्दी पर माधव बैठा हुआ है। व्यापारी उसे देखकर बहुत खुश होता है। पिताजी, मैं आपसे मिलने आने ही वाला था। आपकी तीर्थ यात्रा कैसी रही पिताजी? हाँ, मेरी तीर्थ यात्रा सफल रही बेटा। लेकिन तुम राजा कैसे बने? अचानक से तुमने ऐसा क्या कर दिया बेटा? बताओ बताओ मित्र, 4 रुपए ने तुम्हारी तकदीर बदल दी। मुझे धन्यवाद देना बिल्कुल मत भूलना। हाँ हाँ मित्र, तुम्हारा तो विशेष धन्यवाद है। पिताजी, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। माधव ने व्यापारी को पूरी कहानी बताई और अपने राजा बनने की बात भी बताई कि कैसे उसने राजकुमारी को स्वस्थ करके उनसे विवाह भी किया और नगर का राजा भी बना।
मुझे तुम पर गर्व है बेटा। मेरे 3 बेटे में अगर कोई सबसे ज्यादा बुद्धिमान है तो वो तुम हो। मैं तो तुम्हें अपना व्यापार सौंपना चाहता था, पर अपनी बुद्धिमत्ता से तुमने ये राज्य प्राप्त कर लिया। मुझे तुम पर गर्व है बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। पिताजी, माधव तो राजा बन चुका है, अब ये व्यापार हम दोनों को दे दीजिए। अरे मूर्ख, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। जो 4 रुपए को ना संभाल सका वो मेरा व्यापार क्या संभालेगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। इस प्रकार माधव राजा बन जाता है